नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पे। और हम बात कर रहे थे मेवाड़ रियासत की। और मेवाड़ रियासत में हमने चालू कर दिया था सिसोदिया वंश को समझना। तो सिसोदिया वंश को समझ रहे थे हम, और सिसोदिया वंश की बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो सिसोदिया वंश की नींव रखी वह रखी राणा हम्मीर ने। तो हम्मीर सिसोदिया, हम्मीर सिसोदिया ने क्या किया, 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासन किया हम्मीर सिसोदिया ने। और 1326 ईस्वी में मेवाड़ में किसकी नींव रख दी? सिसोदिया वंश की। कहाँ से आया था ये? सिसोदा गांव से आया था। सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिंह का पुत्र हरि सिंह का ये पुत्र था, जिसने जयसिंह या जैसा से चित्तौड़ के किले को लिया। तो मेवाड़ का उद्धारक इसको कहा जाता है, जबकि मेवाड़ का असली उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है। पर मध्यकालीन मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर सिसोदिया को माना जाता है। इसकी कुछ उपाधियों की हमने बात करी थी, जैसे विषम घाटी, पंचानन, कुंभा चरित्र, रसिक वीरिया में इसको वीर राजा कहा है। ये सब बातें हमने करी थी। उसके बाद इसके बाद जो शासक थे वो थे क्षेत्र सिंह, जिनका शासनकाल की बात करें, इनके पुत्र हुए ये हम्मीर सिसोदिया के। तो ये 1364 से 1382 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और इनकी मृत्यु बूंदी के लाल सिंह से लड़ते हुए हो गई थी। उसके बाद क्षेत्र सिंह के जो पुत्र आए वो आया राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा। और राणा लाखा की हम बात कर रहे थे, जिनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी का आता है। तो इन तीन शासकों को हमने देखा था, हम्मीर सिसोदिया, क्षेत्र सिंह और राणा लाखा। राणा लाखा की हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे इनके एक पुत्र की बात की थी, जिसका नाम आता है चूड़ा। और चूड़ा क्या है? राजस्थान का भीष्म पितामह। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का भीष्म पितामह या राजस्थान का राम। और दूसरी बात, दूसरा इनका पुत्र आएगा मोकल, जो किससे पैदा होगा? हंसाबाई और राणा लाखा के विवाह के बाद पैदा होगा, जिसको क्या बनाया जाएगा? राजा बनाया जाएगा, किंग बनाया जाएगा। अगर इनकी बात करें तो इनका एक और पुत्र आता है, जिसका नाम आता है राघव देव। राघव देव सिसोदिया। तो राणा लाखा के कितने पुत्र हो गए? 3 पुत्र हो गए। एक तो चूड़ा, जिसको राजस्थान का भीष्म पितामह या राजस्थान का राम कहते हैं। मोकल जो राजा बनेगा। और तीसरा भी पुत्र है, जिसका नाम है राघव देव सिसोदिया। इसका भी प्रसंग इनके जीवन काल में आता है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो हमने राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह करवा दिया था। अब आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ मेवाड़ के शासनकाल में सिसोदिया वंश में। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं राणा लाखा से जुड़े कुछ तथ्य और देखते हैं। हम बात कर रहे थे किनकी? राणा लाखा। राणा लाखा और किसका विवाह हो गया? हंसाबाई का। और हंसाबाई से जो पुत्र होगा उसका नाम आएगा मोकल, जो कि राज करेगा उसके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, यहां तक हमने बात करी थी। राणा लाखा से जुड़े कुछ कार्य की बात करेंगे, तो इनके जीवन काल में क्या क्या हुआ। इनके जीवन में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण, तो ये बना दी मैंने एक झील, जिसका नाम है क्या है? पिछोला झील। पिछोला झील। पिछोला झील से जुड़े 2 मत है कि ऐसा माना जाता है कि जो राणा उदय सिंह है, जिन्होंने जो महलों का निर्माण करवाया उदयपुर में, उसके पीछे ये झील है, इसलिए इसको पिछोला झील कहा जाता है। एक और मत ये कहता है कुछ पुस्तकों में कि पिछोली गांव में होने के कारण इसको पिछोला झील नाम दिया गया। पिछोली गांव में होने के कारण।
दो मत है पिछोला झील के, एक तो पिछोला झील में पिछोली गांव में होने के कारण, और दूसरा मत ये कहता है कि भाई ये उदयपुर के जो राजमहल है उनके पीछे ये झील स्थित है और इसलिए इसको पिछोला झील कहा जाता है। पिछोला झील का अपने आप में बहुत महत्व है। उदयपुर की सबसे सुंदर, सबसे पुरानी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने मानसिंह को भेजा, तो इसकी पाल पर बैठकर ही उन्होंने भोजन किया था। पिछोला झील की पाल पर बैठ के रात्रि को विश्राम किया था, तो इसका महत्व इसलिए भी है। और दूसरी बात, जो देश का सोलर पावर से चलने वाली नाव थी वो भी इसी झील में चलाई गई, इसलिए भी पिछोला झील का महत्व है। जब राजस्थान की ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो पिछोला झील के महत्व को वहां पे समझेंगे। तो पिछोला झील के किनारे की बात करें तो इनके किनारे पर, पिछोला झील के किनारे पर एक मंदिर आता है, और उस मंदिर की बात करेंगे तो ये मंदिर है जग मंदिर महल। किस तरह के महल है ये? जग मंदिर और जगनिवास महल। तो इनके किनारे पर जग मंदिर महल, और इनका निर्माण किसने शुरू करवाया था? करण सिंह ने। और खत्म किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। तो इनका निर्माण की बात की जाएगी तो जगत सिंह फर्स्ट ने इन मंदिरों को कंप्लीट करवाया था, ठीक है। आगे और देखें तो इसके पास में कुछ महल भी बने हुए हैं। उन महलों की बात करेंगे तो ये बना दिए मैंने महल पिछोला झील के किनारे, और इन महलों का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह सेकंड ने इन महलों का निर्माण करवाया। कौन से महल? जगनिवास महल। जगनिवास महल। ये सब कहानी किसके शासनकाल की है? राणा लाखा के शासनकाल की, जो शासनकाल कब से कब तक आता है? 1382 से 1421 ईस्वी तक, ठीक है। तो पिछोला झील, जगनिवास महल और जग मंदिर महल का निर्माण इसके किनारे पर हुआ है, जिनको जगत सिंह सेकंड और जगत सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया। अगर बात करेंगे पिछोला झील का निर्माण, तो पिछोला झील का निर्माण करवाया था एक पिच्छू नामक बंजारे ने। किसने करवाया था? पिच्छू नामक बंजारे, या फिर छीतर चिड़ीमार नामक बंजारे ने। तो छीतर चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की याद में इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया, या फिर इसको बोलते पिच्छू। तो छीतर चिड़ीमार बंजारा या फिर पिच्छू बंजारे ने अपने बेल की याद में किस झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील के निर्माण, जिसके किनारे जग मंदिर महल और जगनिवास महल है। और ये जगनिवास महलों में ही शाहजहां ने शरण ली थी। शाहजहां ने शरण ली थी। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था दिल्ली में, तो शाहजहां भागकर यहीं आके छुपा था और इन्हीं महलों के अंदर शरण ली थी। तो हम बात कर रहे हैं पिछोला झील की, जिसका निर्माण किनके काल में हुआ? राणा लाखा के काल में, ठीक है। और भी बात करेंगे तो इस झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे की भी बात आएगी। तो ये है पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे जो मंदिर है, जगनिवास मंदिर, और यहाँ पे महल है जिन्हें जगनिवास महल कहा जाता है। तो जग मंदिर महल और जगनिवास महल की बात हमने की, और ये है पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। ये क्या है? एक चबूतरा है, और इस चबूतरा का भी अपने आप में एक महत्व है कि ये जो चबूतरा है ये है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा से क्या तात्पर्य है कि नटनी का चबूतरा की बात करेंगे तो एक गलकी नाम की नटनी इस जगह पे खेल दिखाने आई थी। उदयपुर में एक गलकी नाम की नटनी का खेल क्या होता है कि जैसे ये पिछोला झील है या फिर कोई भी जगह है जहां पर एक
इधर लकड़ी है, दूसरी तरफ भी लकड़ी है और इसके बीच में एक रस्सी। उस रस्सी के ऊपर एक लड़की क्या करती है, उस लड़की ने अपने हाथ में एक लकड़ी ले रखी है और उस लकड़ी से ये इस रस्सी को यहां से यहां तक पार करती है। तो राणा लाखा ने शर्त रख दी इस गलकी के ऊपर। ये गलकी नाम की लड़की है, इसका नाम है गलकी, और इस खेल को क्या बोलते हैं, नटनी। ये जो पूरा खेल है, जब ये इधर से और यहां तक जाएगी तो इसको बोलेंगे नटनी। तो हुआ क्या था, वो प्रसंग ऐसा आता है इतिहास में कि राणा लाखा ने गलकी को कहा कि अगर तो पिछुला झील के आसपास, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ इस रस्सी पे चली जाएगी तो तू जो कहेगी तुझे मैं अपना आधा राज्य, आधा साम्राज्य सौंप दूंगा। तो गलकी ने क्या किया, ये कार्य प्रारंभ किया और वो जैसे ही यहाँ पर आकर पहुंची, आधे से ज्यादा जब उसने ये रस्सी पार कर ली तो दरबारियों ने सोचा कि यार ये तो पार कर लेगी तो इसे तो आधा राज्य मिल जाएगा। तो आधा राज्य मिल जाएगा तो राणा लाखा को उकसाया और राणा लाखा ने ये रस्सी काट दी। और ये रस्सी काटते ही गलकी की इस पिछोला झील में डूबकर मौत हो गई। इस पिछोला झील में डूबकर क्या हो गई, मौत हो गई। और उसी की याद में इसके किनारे एक चबूतरा बनाया गया है जिसे बोलते हैं नटनी का चबूतरा। तो क्या क्या देखा हमने, यहाँ पे जगमंदिर महल है, जगत निवास महल है और नटनी का चबूतरा है। तो ये राणा लाखा के काल की बात करेंगे। और राणा लाखा के काल की एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि उदयपुर शहर में एक जो खान मिली, जो सबसे महत्वपूर्ण खान है, जावर की खान। जावर की खान। तो जावर या उदयपुर में जो जगह है जावर, वहां पे एक खान मिली, जावर की खान, जहां से चांदी निकाली जाती है, जहां से चांदी निकाली जाती है, या फिर इसको चांदी की खान भी कह सकते हैं। और चांदी को किससे निकाला जाता है, सीसा व जस्ता से। तो सीसा व जस्ता से चांदी निकाली जाती है। चांदी की खान है कहाँ पे, जावर है उदयपुर में। किसके काल में मिली, राणा लाखा के काल में। तो राणा लाखा के काल की ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है। और हमने बात की रही थी कि राणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ चूड़ा, उसने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन गद्दी पर नहीं बैठूंगा और शादी भी नहीं करूंगा, जिसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। और तब से चूड़ावत सरदारों को यह अधिकार दिया गया कि भाई वो अगर मेवाड़ का राजा उपस्थित नहीं रहेगा तो वो मेवाड़ का राजभार संभालेगा, महाराणा का राज तिलक चूड़ावत सरदार करेगा, मेवाड़ के सेना का हरावल जो भाग होगा, जो आगे का भाग होगा, जो जिसका निरीक्षण कौन करेगा, चूड़ावत सरदार करेगा। और चूड़ावत सरदारों को, राणा चूड़ा को 16 जागीरें प्रदान की गई, किसके द्वारा, राणा लाखा के द्वारा। तो ये राणा लाखा की कुछ बातें थी जो हमने करी। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा कौन, राणा मोकल। तो राणा मोकल की बात हम करेंगे। अच्छा, राणा लाखा से जुड़े एक और बात हम करते हैं कि उदयपुर के निकट बदनौर शहर की स्थापना इन्होंने करी थी। तो बदनौर शहर किसने बसाया, तो वो भी राणा लाखा ने बसाया। तो उदयपुर के निकट बदनौर शहर बसाया, किसने बसाया, राणा लाखा। तो ये राणा लाखा की बात थी। और अब हम बात करेंगे राणा मोकल की। इनका कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं रहा और ज्यादा समय तक इनका कार्यकाल नहीं रहा। राणा लाखा के जो हंसाबाई से विवाह हुआ, उनके साथ जो पुत्र हुआ राणा मोगल, वो राजा बना और 1421 ईस्वी में राजा बना और लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो 1433 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो अब इनसे जुड़ी कुछ बातें हैं कि माता का नाम क्या आता है। तो राणा लाखा की पत्नी जो थी वो हंसाबाई थी और हंसाबाई मारवाड़ के राजकुमार रणमल की बहन थी। तो हंसाबाई किसकी माता हुई, राणा मोकल की। और पिता का नाम क्या आता है, लाखा। तो हंसाबाई माता और राणा लाखा पिता। राणा लाखा पिता काफी बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद कौन शासक बन गया, राणा मोकल या फिर महाराणा मोकल। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी कुछ बातें थी। आगे देखते हैं इनके जुड़े कुछ काल की बातें। तो
बात आती है इनके दरबारी विद्वानों की। तो राणा मोकल के जो दरबारी विद्वान थे उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न काफी बार आया हुआ है दरबारी विद्वानों से कि दरबारी विद्वान की बात करेंगे तो राणा लाखा के दरबारी विद्वान हुए दो महत्वपूर्ण, एक तो योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट, और दूसरे दरबारी विद्वान हुए इनके विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट। तो राणा मोकल के दो दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और दूसरा विष्णु भट्ट। साथ में इनके जो प्रमुख शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, वो प्रमुख शिल्पियों में नाम आता है एक तो पन्ना, एक मन्ना और तीसरा फन्ना। ठीक है, पन्ना मन्ना फन्ना किसके शिल्पी है? राणा मोकल के शिल्पी है। दरबारी विद्वान कौन है? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। और राणा मोकल के भाई हुए जो राणा लाखा के बड़े पुत्र थे जिनका नाम आता है चूड़ा। अब चूड़ा का क्या है कि चूड़ा ने क्या है राजगद्दी पर ना बैठने की शपथ ली थी, और शपथ ली थी फिर भी हंसाबाई इनको क्या करती थी? शक की नजरों से देखती थी। ये इन पे शक करती थी कि कहीं ये राणा मोकल को हटा के यहाँ का खुद को उत्तराधिकारी घोषित ना कर दे, क्योंकि यहाँ के जो सरदार थे वो सब राणा चूड़ा का सपोर्ट करते थे, क्योंकि चूड़ा व सरदार काफी हुआ करते थे। तो शक के कारण राणा चूड़ा कहाँ चले गए? राणा चूड़ा चले गए मांडू, जो मालवा का क्षेत्र है, मांडू चले गए और अपनी हंसाबाई की शक करने पर चूड़ा कहाँ चले गए? शर्म के मारे मांडू चले गए। ठीक है, तो ये कुछ बातें आती है राणा मोकल से जुड़ी। आगे और बात करेंगे राणा मोकल की, तो राणा मोकल से जुड़ी और बातों में बात करेंगे तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था अपने जीवन का वो है जीलवाड़ा अभियान। जीलवाड़ा अभियान कब की बात है? ये 1433 ईस्वी की बात है। तो राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक हुआ। तो 1433 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ कि इनका शासनकाल समाप्त हो गया? तो वो जीलवाड़ा अभियान में हम देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो राणा मोकल की हम बात कर रहे हैं, ये बना दिए मैंने राणा मोकल। और राणा मोकल की एक जो दो रानियां थी इनकी, एक रानी का नाम आता है कमलावती। कमलावती किसकी रानी है? राणा मोकल की। और दूसरी जो रानी है उसका नाम है सौभाग्य देवी। दूसरी रानी का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। किसकी रानी है? राणा मोकल की। राणा मोकल और सौभाग्य देवी का पुत्र हुआ जिसका नाम आता है राणा कुंभा। मोकल की दो रानियां, कमलावती, दूसरी पत्नी सौभाग्यवती, सौभाग्य देवी, जिससे पुत्र हुआ राणा कुंभा। यहां पर हम बात करेंगे तो गुजरात के एक शासक हुए, गुजरात शासक हुए अहमद शाह। क्या नाम आता है? अहमद शाह। और रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जीलवाड़ा। ये जगह है और इस जगह का नाम क्या है? जीलवाड़ा। क्या नाम है इसका? जीलवाड़ा। जीलवाड़ा। तो हमने तस्वीर तैयार की है जीलवाड़ा अभियान की कि इधर मेवाड़ क्षेत्र में मोगल राजा है, गुजरात क्षेत्र में अहमद शाह राजा है, और जीलवाड़ा एक जगह है गुजरात में ही जो इन दोनों के मध्य में पड़ती है। अब राणा मोकल और अहमद शाह के बीच में एक युद्ध होगा जीलवाड़ा नामक जगह पर। तो राणा मोकल चले कहां पर? जीलवाड़ा में। किसके साथ चले? अपने पुत्र कुंभा के साथ। तो ये हो गए कुंभा और दूसरा राजा हो गया मोकल जो इनके पिता है। तो कुंभा राजकुमार है जो छोटा है भी, और मोकल क्या है? राजा है। और कहां पर आ गए? जीलवाड़ा नामक स्थान पर आ गए। जब ये विश्राम कर रहे थे यहां पर, और गुजरात से आक्रमण कौन करेगा? अहमद शाह। तो अब देखते हैं कि इस आक्रमण में क्या होता है कि जीलवाड़ा अभियान की हम बात कर रहे हैं और ये जगह है जीलवाड़ा। जीलवाड़ा इधर से आक्रमण कर रहा है अहमद शाह जो कहाँ का शासक है? गुजरात का। जीलवाड़ा जगह कहाँ है? गुजरात में। और मोकल भी आएगा यहाँ पर किसके साथ? कुंभा के साथ, जो इसका पुत्र है, कुंभा व मोकल।
अब हमने बात करी थी क्षेत्र सिंह की। हमीर सिसोदिया के बाद हमने दूसरे राजा की जो बात की थी वो था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1364 से 1382 ईस्वी तक। तो 1364 से 1382 ईस्वी तक शासनकाल रहा क्षेत्र सिंह का। और इसके दो दासी पुत्रों की हमने बात की थी, एक तो चाचा और दूसरा है मेरा। ये दोनों क्या है? इसके दासी पुत्र थे। ठीक है, कौन से, क्या नाम है? चाचा और मेरा। और इन दोनों का एक संयोगी हुआ जिसका नाम आता है महपा पंवार। महपा पंवार ये क्या है? सहयोगी है इसका। अब हमको पता है कि राणा मोकल का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का पुत्र था जिसका विवाह राणा लाखा से करवा दिया गया। और जो बड़ा बेटा था चूड़ा, उसने भीष्म मेवाड़ का भीष्म पितामह जिसको कहा जाता है, उसने गद्दी छोड़ दी और कहाँ चला गया? मांडू चला गया। किसके मारे? कि भाई रानी हंसाबाई जो थी उन्होंने उस पर शक किया और वो कहाँ चले गए? मांडू। तो इस बात से नाराज थे चाचा और मेरा महपा पंवार ने मिलकर क्या किया? इस जीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब मोकल की यहाँ पर हत्या हो गई। हमने बात करी थी इनकी एक रानी की जिसका नाम आता है कमलावती। जब मोकल की हत्या हो गई तो मोकल की अनुपस्थिति में जो ये अहमद शाह का जो आक्रमण हुआ, इसका संघर्ष का सामना किसने किया? कमलावती ने सामना किया। तो युद्ध में अब कौन भाग लेगा? रानी कमलावती। किसका सामना करेगी? गुजरात के शासक अहमद शाह का। और कुंभा को यहां से सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग ले जाया गया। कहां पे ले जाया गया? चित्तौड़ ले जाया गया। चित्तौड़ ले जाया गया क्योंकि कुंभा अभी छोटे हैं और कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग ले जाया गया। और चित्तौड़ में क्या किया गया? इनको सुरक्षित रखा गया। और हंसाबाई ने लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? अपने भाई रणमल को, मारवाड़ के जो शासक बन चुके हैं अभी कान्हा के बाद, उन रणमल को लेटर लिखा कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, आप आओ और मेरे पुत्र को संरक्षण दो। तो उसका भाई यानी कुंभा का मामा रणमल कहाँ पे आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। तो अब बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ के पहले शासक किशोर कंवरी के प्रभाव में आके कान्हा को बना दिया था, पर कुछ समय बाद रणमल यहाँ के शासक बन जाते हैं। और रणमल को कहाँ बुलाया जाता है? मेवाड़ बुलाया जाता है। किसके संरक्षण के लिए? कुंभा के संरक्षण के लिए। तो मेवाड़ में रणमल अपने संरक्षण में कुंभा का क्या कराता है? राजतिलक कराता है। किसके कहने पर बुलाया गया? हंसाबाई के कहने पर। हंसाबाई के कहने पर। हंसाबाई कौन है? रणमल की बहन है जिनकी हमने बात करी थी। तो पूरा जीलवाड़ा अभियान के दौरान किसकी मृत्यु हो गई? मोकल की। और अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा कौन? कुंभा। तो ये राणा मोकल से जुड़े कुछ तथ्य थे जिनकी हमने बात करी। अब राणा मोकल से जुड़े हमने तथ्यों की बात करी, इनके जीवन की बात तो कर ली। अब आगे देखते हैं इनके द्वारा किए हुए निर्माण कार्यों की। तो राणा मोकल द्वारा किए निर्माण कार्य। राणा मोकल द्वारा निर्माण कार्य हुए। अगर बात करेंगे चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में पहले परमारों का शासन हुआ करता था। चित्तौड़ में किसका शासन हुआ करता था? परमारों का। और परमार शासक जो राजा भोज था, वहां पे चित्तौड़ में इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम आता है समदेश्वर मंदिर। ये एक मंदिर है जिसका नाम क्या आता है? समदीश्वर मंदिर। समदीश्वर मंदिर कहाँ पे है? इसका निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। परमार राजा भोज द्वारा बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? समदेश्वर मंदिर। अब शासन किसका है? राणा मोगल का। तो समदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक कथन है। क्या कथन है? कि समदेश्वर मंदिर टूट फूट गया था, उसकी मरम्मत किसने करवाई? राणा मोकल ने। तो मरम्मत का कार्य किसने करवाया? राणा
मोकल ने, और इस समदेश्वर मंदिर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसका नाम बदलकर रख दिया गया त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, या फिर दूसरा नाम मोकल का मंदिर। तो समदेश्वर मंदिर जो परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, उसकी मरम्मत का कार्य राणा मोकल ने करवाया, जिसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर या फिर मोकल का मंदिर कहा गया। और बात करेंगे तो एकलिंग नाथ जी का जो परकोटा है वो भी किन के द्वारा बनवाया गया, राणा मोकल के द्वारा। तो एकलिंग नाथ मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। तो एकलिंग नाथ जी मंदिर, एकलिंग नाथ जी कौन है? मेवाड़ के जो शासकों के कुल देवता है वो है एकलिंग नाथ जी। तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता एकलिंग नाथ जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनवाया। किसके द्वारा बनवाया गया? राणा मोकल के द्वारा। और महत्वपूर्ण क्या है इनके जीवन काल में? तो इन्होंने चित्तौड़ में द्वारिका नाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में द्वारिका नाथ मंदिर का निर्माण। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समदेश्वर मंदिर, जिसका नाम बदलकर त्रिभुवन नारायण मंदिर रखा गया है, मोकल का मंदिर कहा जाने लगा। एकलिंग नाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाने का काम इन्होंने किया, और चित्तौड़ में द्वारिका नाथ मंदिर का निर्माण भी राणा मोकल के द्वारा करवाया गया। और राणा मोकल के शासनकाल की हमने बात की, जो 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक शासन किया, और 1433 ईस्वी में जो जीलवाड़ा अभियान था, इनमें इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु किसके द्वारा की गई? चाचा मेरा और इनके सहयोगी हुए महपा परमार। महपा परमार, इन तीनों के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई जीलवाड़ा नामक स्थान पर। तो अब इनका पुत्र शासक बनेगा, जिसका नाम क्या आता है? राणा कुंभा। तो राणा मोकल का जो पुत्र हुआ राणा कुंभा, जो बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, और जिनका हम सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से आते हैं हमारे एग्जामों में, वो सब देखेंगे राणा कुंभा के बारे में। तो राणा कुंभा का शासन काल हुआ 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का इनका लंबा शासन काल रहा। तो वो सब हम बात करेंगे राणा कुंभा में। तो राणा कुंभा की सबसे पहले उपाधियों की बात करते हैं कि इनकी क्या क्या उपाधियां थी। इनकी बहुत सारी उपाधियां थी, लगभग 108 उपाधियां ये धारण करते थे। 108 उपाधियां। और इतनी सारी उपाधियां इसलिए थी क्योंकि इनमें कलात्मक विशेषताओं के साथ साथ राजनीतिक विशेषताएं, और साथ में बहुत प्रतापी ये शासक हुए। तो कलात्मकता की बात करें तो ये संगीत में इनकी बहुत रुचि थी, और साथ में बात करेंगे तो ये दान भी खूब किया करते। तो इन्हीं के आधार पर इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, और इन उपाधियों का पता हमको प्रशस्तियों से चलता है। तो सबसे पहले इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी बहुत सारी उपाधियों की बात हम करते हैं, तो जिसमें महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। अभिनव भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन थे? एक संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ थे। अभिनव का मतलब नवीनतम, तो नया नया जो संगीतज्ञ है उसको बोला गया अभिनव भट्टाचार्य। तो राणा कुंभा को संगीत में बहुत रुचि थी। इनकी पुत्री का नाम आएगा, वो पुत्री भी संगीत में काफी रुचि रखती थी। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं राणा कुंभा की, तो इनकी एक उपाधि का नाम आता है अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी उपाधि है हाल गुरु। अगली उपाधि है दान गुरु, क्योंकि ये दान खूब किया करते थे। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, शेल गुरु भी इनकी उपाधि है। शेल गुरु। नरपति इनको कहा जाता है, नरपति। अश्वपति इनको कहा जाता है। महाराजा धीराज या फिर महाराजा की उपाधि, ठीक है। राणे राय, राणो रासो। तो ये इतनी सारी उपाधियां धारण करते थे कौन? कुंभा। और एक महत्वपूर्ण उपाधि आती है हिंदू सुल्तान।
हिंदू सुल्तान का मतलब क्या होता है कि हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ। तो हिंदू राजाओं में काफी श्रेष्ठ थे, इसलिए इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। संगीत में रुचि थी, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है। दान गुरु, दान बहुत किया करते थे। अशुपति, घोड़े पालते थे। महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि राणे राय, राणे रासो। तो इसमें 4 उपाधियां महत्वपूर्ण है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राय और राणो रासो।